कभी ये सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को, हर एहसास को, हर चीज को आखिर नाम देते कैसे हैं? भाषा की इसी बुनियाद को आज हम समझने वाले हैं और इसका नाम है संज्ञा। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी बात से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आसपास हर व्यक्ति, हर जगह, हर चीज का एक नाम होता है ना? और पता है, यही नाम हमारी भाषा की इमारत के वो पत्थर हैं, वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका होता है। हिंदी ग्रामर में इन्हीं नामों को कहते हैं संज्ञा। मतलब जब हम कहते हैं मोहन, तो हम एक इंसान को नाम दे रहे हैं। जब कहते हैं दिल्ली, तो एक जगह को, और जब मिठास कहते हैं तो एक एहसास को। ये सभी संज्ञाएं हैं। तो चलिए व्याकरण की इस सबसे जरूरी हिस्से में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो नाम वाले शब्द है ना, ये असल में कितने तरह के होते हैं। अच्छा, इसके मेन टाइप्स में जाने से पहले संज्ञाओं को दो बहुत ही सिंपल तरीकों से भी बांटा जा सकता है। पहला है, क्या वो चीज जिंदा है या नहीं। तो जो प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं वो लिविंग बींग्स के लिए होती हैं, जैसे बच्चा या गाय। और वहीं दूसरी तरफ है अप्राणीवाचक संज्ञा, जो नॉन लिविंग चीजों के लिए हैं, जैसे मेज या पहाड़। दूसरा जरूरी फर्क ये है कि क्या किसी संज्ञा को गिना जा सकता है। गणनीय संज्ञाओं को, जैसा नाम से ही जाहिर है, हम गिन सकते हैं, जैसे एक आदमी या 4 केले। लेकिन अगणनीय संज्ञाओं को नहीं गिना जा सकता, जैसे दूध या हवा। कोई 2 दूध तो नहीं कहता, है ना? बस यही छोटा सा अंतर वाक्य बनाने में बहुत काम आता है। ठीक है, तो अब जब हमने ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लिया है, तो चलिए अब संज्ञा के उन 5 मेन टाइप्स को देखते हैं जो हिंदी ग्रामर की असली नींव रखते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब ये नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एक करके इन्हें और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी पर्टिकुलर यानी किसी खास व्यक्ति, खास जगह या खास चीज का नाम होता है। जैसे राम एक खास व्यक्ति का नाम है और रामायण एक खास किताब का। ये उन्हें एक यूनिक पहचान देता है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि हम किसी भी पहाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम खास तौर पे हिमालय की बात कर रहे हैं। हम किसी भी देश का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। बस यही है व्यक्तिवाचक संज्ञा की खासियत, स्पेसिफिसिटी। अब अगला है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, ये किसी एक का नहीं बल्कि पूरी क्लास या कैटेगरी का नाम होता है। जैसे पर्वत शब्द, ये दुनिया के किसी भी पर्वत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हिमालय सिर्फ एक के लिए। तो पर्वत हुआ जातिवाचक और हिमालय हुआ व्यक्तिवाचक। सिंपल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस जातिवाचक संज्ञा के भी 2 इम्पॉर्टेंट सबटाइप्स हैं जो हमें चीजों को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो पहला सबटाइप है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बेसिकली किसी मटेरियल यानी किसी पदार्थ, धातु या लिक्विड का नाम है जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे सोना, दूध या गेहूं। अब सोने को तौला जा सकता है, दूध को मापा जा सकता है, लेकिन इन्हें एक एक करके गिना नहीं जा सकता। और दूसरा सबटाइप है समूहवाचक संज्ञा। ये शब्द एक पूरे ग्रुप को एक नाम देता है। कितना बढ़िया है ना? जैसे सेना में कितने सारे सैनिक होते हैं पर नाम एक ही है, सेना। परिवार में कई लोग होते हैं पर उसे हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। और फाइनली आखिर में आती है भाववाचक संज्ञा। ये उन कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स और क्वालिटीज को नाम देती हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जैसे प्रेम, गुस्सा या मिठास। ये वो चीजें हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अब जब हमने संज्ञा की अलग अलग टाइप्स को पहचान लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये शब्द एक सेंटेंस में फिट होने के लिए अपना रूप कैसे बदलते हैं। देखिए, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का सीधा सा मतलब है बदलने वाला शब्द। ये वाक्य की जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। और जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, संज्ञा अकेली नहीं है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया भी विकारी शब्द ही होते हैं, मतलब ये भी बदलते हैं। तो सवाल ये है कि एक संज्ञा आखिर बदलती कैसे है? ये 3 मेन चीजों के आधार पर बदलती है: लिंग यानी जेंडर, वचन यानी नंबर और कारक यानी केस। इनमें से कारक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम विभक्ति भी कहते हैं, ये असल में बताते हैं कि सेंटेंस में संज्ञा का क्या काम है, उसकी जॉब क्या है।
ये संज्ञा को वर्ब से यानी क्रिया से जोड़ते हैं। जैसे ने बताता है कि एक्शन कौन कर रहा है यानी कर्ता, और को बताता है कि एक्शन का असर किस पर पड़ रहा है यानी कर्म। चलिए अब कुछ और भी मजेदार नियम देखते हैं, ऐसे नियम जहां इस्तेमाल के आधार पर एक संज्ञा का टाइप ही बदल जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना सकता है। देखिए, गांधी एक सरनेम है जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम कहते हैं गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ गांधी से हमारा मतलब महात्मा गांधी से है, जो एक स्पेसिफिक व्यक्ति हैं। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये एक पूरे सेंटेंस में असल में काम कैसे करते हैं। और इसके लिए हम इस क्लासिक सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। चलिए हर संज्ञा को तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले राम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एकवचन और कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि मारने का काम राम कर रहे हैं। फिर आता है रावण, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और कर्म कारक है, क्योंकि एक्शन का असर रावण पर हो रहा है। और आखिर में बाण, ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, एकवचन और करण कारक, क्योंकि ये एक्शन का इंस्ट्रूमेंट है यानी साधन। तो जैसा कि हमने देखा, ग्रामर के इन नियमों को समझना सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी भाषा में कितनी गहराई और कितनी प्रिसिजन है। शब्दों का सही क्लासिफिकेशन हमारी सोच और हमारे कम्युनिकेशन को कितनी पावर देता है, ये सोचना सचमुच भाषा के जादू को महसूस करने जैसा है।